हेलो, गुड इवनिंग साथियों। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं आज का सेशन पर जो कि पॉलिटी का सेशन होने जा रहा है। और एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है टारगेट स्टडी एग्ज़ाम पर। आप और हम मिलके चलिए फिर से एक बार मेहनत करते हैं। जैसे यूपी ट्रिपल एससी पेट में हमने झंडा गाड़ा था, उसी प्रकार अब आने वाली जितनी भी पेपर है उसमें जितनी भी पॉलिटी जिस पेपर में आता होगा उस पेपर के लिए मेहनत करेंगे। और इतनी मेहनत करेंगे कि पॉलिटी से कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। चलिए शुरू करते हैं, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज पॉलिटी का सेशन शुरू करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को देखते हुए फिर अपना क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है आर्टिकल 245 क्या है? आर्टिकल 245 का काम क्या होता है? ये हमने उस मैराथन में बताए थे और फिर से एक बार बता देता हूँ, रिपीट करना ज़रूरी होता है। आर्टिकल 245 होता है कि आर्टिकल 245 संसद को यह शक्ति देता है कि संसद कानून बनाए, टू मेकिंग अ लॉ, कानून बनाए, पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए कानून बनाए। आर्टिकल 200 याद रखिए, आर्टिकल 245 संसद को अधिकार देता है कानून बनाने के लिए। अगला क्या है? आर्टिकल 25। अभी इस जो फंडामेंटल राइट के अंदर जो आती है आर्टिकल 14 से लेकर इधर क्या कहते हैं आपके पूरा 32 तक इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ नीचे का देख लेते हैं। नीचे क्या है? 42वां संविधान संशोधन में डीपीएसपी में क्या-क्या जोड़ा गया था? तो डीपीएसपी में 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए लिखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, समान न्याय संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है, जो कि डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको कहाँ से लिया गया है? यहाँ इसको आयरलैंड के संविधान से कॉपी किया गया है। और डीपीएसपी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था? नोवेल फीचर, नई विशेषता बोला था। इसके बाद डीपीएसपी हमारे संविधान के कौन से भाग में आते हैं? पार्ट 4 ए में आता है। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में आता है? 51 ए में आता है। अब आगे क्या देखते हैं? डीपीएसपी में क्या-क्या चीज़ें हैं? जैसे देखिए डीपीएसपी में आर्टिकल है 36 से 51 तक। 51 ए थोड़ा अलग हो जाता है, 51 तक आता है। अब देखते हैं क्या-क्या है। जैसे आर्टिकल डीपीएसपी का पहला आर्टिकल जो है 36 वो क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 क्या बताता है? आर्टिकल 37 कहता है परिवर्तनीय, कानून परिवर्तनीय, यह परावर्तनीय है, नॉट जस्टिसेबल। अब उसके बाद क्या आता है? आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में आते हैं। आर्टिकल 39 कहता है राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। और जो 39 ए है, 39 ए में कहता है कि फ्री टू लीगल जस्टिस। देखिए आपके पेपर में भी आया था क्वेश्चन, आर्टिकल 39 ए क्या है? तो वह है फ्री टू लीगल जस्टिस। अब हिंदी में क्या कहते हैं, देखते हैं उसको। कहाँ गया? इक्वल जस्टिस फॉर फ्री लीगल एड्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं अभी याद नहीं आ रहा है। अब उसके बाद देखते हैं, ये 39 ए में आता है। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले किसने लागू किया था? आर्टिकल 44 में आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले गोवा ने लागू किया था और उत्तराखंड सरकार इसे लागू करने के लिए 5 सदस्यीय सब कमेटी का गठन किया है 2022 में। और उसके बाद आता है कि आर्टिकल 49 क्या होता है, 50 क्या होता है, तो ये धीरे-धीरे बताएँगे। आर्टिकल 49 क्या होता है कि आर्टिकल 49 ये है कि आप भारत के अंदर रह रहे हैं, तो भारत की सभी चीज़ों की सुरक्षा करना आपका अधिकार है। जैसे तिरंगा की सुरक्षा करना, ब त तिरंगा की रक्षा करना, फिर जो धार्मिक प्लेस हैं भारत के, जो सौंदर्यता बढ़ाते हैं भारत की, उसकी रक्षा करना। भारत के जैसे लाल किले हो गया, इन सब पुरानी इमारतों की रक्षा करना, ये आर्टिकल 49 बताता है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेटिव, मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। अब आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय देखिए आर्टिकल 49 50 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बताता है आर्टिकल 51। अब देखते हैं कि आगे जो क्वेश्चन है कि ये जो है आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 है धर्म की स्वतंत्रता।
धर्म की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में आता है? धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में आता है। आर्टिकल 26 में क्या आता है? आर्टिकल 26 में आता है कि धार्मिक संस्थान खोलने का अधिकार। आर्टिकल 26 अधिकार देता है कि प्रॉपर्टी जो धर्म के स्थान बनाने के लिए प्रॉपर प्रॉपर्टी खरीदना तथा धार्मिक स्थलों का निर्माण करना, ये आर्टिकल 26 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 25 लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब आप चाहे तो हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू, ये धर्म के आधार पर आप जा सकते हैं। आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, इसका अधिकार आर्टिकल 25 देता है आपको। अब आर्टिकल इक एक क्वेश्चन आता है बहुत कि आर्टिकल 21, अब आर्टिकल 21 को बताने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आर्टिकल 21 में तथ्य छुपा हुआ है। अब उसके नीचे देखते हैं आर्टिकल 29 जो पेट के पेपर में आया था। आर्टिकल 29 क्या है? आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा। और आर्टिकल 30 क्या है? अल्पसंख्यकों के लिए जो संस्थान या अल्पसंख्यक लोग अगर कोई संस्थान या कुछ मंदिर-वंदिर बनाने के लिए पर्टिकुलर जगह खरीदना चाहता है, वो आर्टिकल 30 में आता है। वो अल्पसंख्यकों के लिए होता है। अब आता है कि आर्टिकल 31 क्या है? आर्टिकल 31 पहले था कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार था, लेकिन उसे अब फंडामेंटल राइट से अब उसे लीगल राइट बना दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे एक फंडामेंटल राइट से लीगल राइट बना दिया गया है, जो कि एक फंडामेंटल राइट में आता था। आज वर्तमान समय में वो संविधान के भाग 12 तथा आर्टिकल 300 ए में आता है, जो कि कानूनी अधिकार बन चुका है। अब जो फंडामेंटल राइट 32 है, आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक संवैधानिक सूचकांक में आता है वो। और क्या कहते हैं, आर्टिकल 32 को हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा था? हार्ट एंड सोल। क्वेश्चन आता है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था? तो आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल। याद रखिएगा, हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल कहा था। अब क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 21 क्या है? तो आर्टिकल 21 जो आपने पढ़ा था कि जो जोड़ा गया था, क्या कहते हैं उसे? आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 51 ए जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो उसमें एक पहले मौलिक कर्तव्य 10 हुआ करता था, लेकिन बाद में एक 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत उसके एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था, 11वां था वो। अब वो 11वां मौलिक कर्तव्य को कहाँ पे रखा गया था? तो आर्टिकल 21 ए में रखा गया था। याद रखिएगा आर्टिकल 21 ए क्या है? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 एक बेहद ही खास हो जाता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार देता है कि आप चाहे किसी से प्यार करके शादी करना चाहते हैं, तो सरकार आपको आर्टिकल 21 के तहत आपको अधिकार देता है कि अगर आपकी एज, जो मेन है, मेन की एज 21 साल हो जाए और जो वुमेन है उसकी एज 18 ईयर हो जाए कंप्लीट, तो आर्टिकल 21 यह अधिकार देता है कि आपकी स्व-इच्छा से आप शादी कर सकते हैं। इसमें अगर कोई बाधाजनक, कोई विपत्तिजनक कोई दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है कि दोनों फैमिली आपस में डिस्प्यूट हैं, तो इसके लिए आप कानूनी सहायता ले सकते हैं आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 मतलब शादी करने का अधिकार कह सकते हैं। इस ये एक तो हो गया ये पर्टिकुलर, और दूसरा है आर्टिकल 21 एक और चीज़ का अधिकार भी देता है, वो राइट टू फूड, खाने का अधिकार। अब क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 20 क्या है? लोग सामने से आते हैं, मैं पीछे से जा रहा हूँ। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है जैसे अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर एक सज़ा हुई है किसी व्यक्ति को, मतलब किसी भी कानून, किसी भी मतलब गलत काम के लिए आर्टिकल 20 के तहत उस एक सज़ा हुई है, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी गुनाह किया है, उसके लिए उसके पुलिस हिरासत में लिया है, तो उसके लिए वो 5 साल सज़ा काट के आया है। लेकिन उसके बाद जब छूट के आया तो कोई व्यक्ति उसको फिर से फँसाने का काम करता है। जैसे कोई व्यक्ति होता नहीं कि कोई कानूनी कार्रवाई से कर रहा है, तो वो दुश्मनी निकालने के लिए फिर से कहता है, ये फिर से वही काम करने लगा है, तो पुलिस उसको उठा के ले जाए। तो कानून कहता है कि एक व्यक्ति की एक सज़ा, एक का मतलब एक पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए उसे 2 बार सज़ा नहीं दिया जा सकते, जब तक वो कानूनी कार्रवाई के बाद वह सत्य घटना साबित ना हो जाए। तो ये है आर्टिकल 20। आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 हमें 6 प्रकार की राइट्स देता है। आर्टिकल 19 हमको 6 प्रकार का राइट्स देता है। उसके अंदर आर्टिकल 19 का 1 क्या कहता है? आर्टिकल 19 का जो 1 है वो क्या हमें देता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। है तो एक मौलिक अधिकार, लेकिन यह कानूनी अधिकार है। यह कानूनी अधिकार है, राइट टू
राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार इसे रखा गया है मतलब राइट इसमें, परंतु ये एक लीगल राइट है ये। और उसके बाद क्या है, 6 प्रकार के राइट देते हैं। उसके अंदर होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर पूरे भारत में घूमने का अधिकार, ये होता है 19 का शायद डी होता है। और ऐसे प्रकार के सब 6 प्रकार के हमको राइट दिया जाता है उसमें। और उसके बाद एक रहता है सूचना का अधिकार, एक होता है अभिव्यक्ति, बोलने का अधिकार। आर्टिकल 19 का कहता है बोलने का अधिकार। इसकी प्रकार आर्टिकल 18 क्या होता है? आर्टिकल आर्टिकल 18 होता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब आप आपके देश के राष्ट्रपति के बिना अनुमति आप किसी अन्य देश से अपना कोई मतलब सरनेम नहीं ले सकते। जैसे डॉक्टर की उपाधि, पहले नहीं होता था डॉक्टर, हर किसी के नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि दिया जाता था। जैसे बाहर से कोई आया, बाहर कोई गया तो उस देश से उसको किसी उपाधि दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 18 कहता है कि राष्ट्रपति के बिना अनुमति के बाद, अनुमति लिए बिना कोई मतलब टाइटल नहीं ले सकता। तो आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधि का अधिकार, वो उपाधि का समापन, यही देता है। आर्टिकल 17 एक बहुत ही खास हो जाता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 बहुत खास हो जाता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब छुआ-छूत का अधिकार। जैसे भारत में एक पुरानी प्रथाएँ चलती थी कि जो एसटी-एससी हो गए और जो हो गए उससे ऊपर के जनरल हो गए, तो जो ब्राह्मण-वाह्मण होते थे वो एसटी-एससी से बहुत घृणा करते थे कि तुम पर्टिकुलर इस क्षेत्र में पढ़ने नहीं आ सकते, तुम इस सूत्र-वूत्र पता नहीं क्या-क्या होता था, मुझे तो उतना नहीं मालूम है कि तुम जो ऊँचे कास्ट के होते हैं, ऊँचे कास्ट के साथ तुम बैठ के खाना नहीं खा सकते, पढ़ नहीं सकते हैं। ये इस चीज़ को पर्टिकुलर संविधान बनने के बाद समाप्त कर दिया है और वही चीज़ दिया गया आर्टिकल 17 में कि अनटचेबिलिटी, छुआ-छूत का अधिकार। अब आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है ज राइट टू जॉब, जॉब का अधिकार। आर्टिकल 15 क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वो क्या कहते हैं आपका डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या है कि राज्य के जो सरकार हैं, वह किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, जाति, धर्म इसके आधार पर मतलब घृणा नहीं कर सकता। राज्य को सभी राज्य सरकार सबको बराबर ही मान्यता प्राप्त करे, सबको बराबर दृष्टि से देखे। ये आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है अब? आर्टिकल 14 है आर्टिकल 14 नल आर्टिकल 13 है नल एंड वॉइड। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी, समानता। आर्टिकल 13 क्या कहता है? नल एंड वॉइड, मतलब नल एंड वॉइड मतलब सरकार अगर ऐसा कोई कानून बनाता है जो लोगों के ऐसा कोई कानून बनाता है जो लोगों के हित में मतलब हित में लाया जाता है, लेकिन वह लोगों के खिलाफ चला जाता है, मतलब उससे लोगों की हानि हो सकता है, तो इस कानून को पर्टिकुलर समाप्त कर दिया जाता है। वही कहता है आर्टिकल 13 नल एंड वॉइड। आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 है कि आर्टिकल 12 है आर्टिकल 12 क्या है? तो आर्टिकल 12 जो है वो क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा दिया गया है। अब उसके बाद आते हैं आर्टिकल 11 क्या है? इसके बाद भी चर्चा करेंगे आर्टिकल 11 क्या है। इसके लिए ना एक आर्टिकल 11 है कि संसद आपसे आपकी क्या कहते हैं सिटीजन्स ले भी सकता है, सिटीजन आपको दे भी सकता है। सिटीजन से सिटीजनशिप देने या लेने का काम संसद के पास होता है। यही आर्टिकल 11 के लेने देने का काम आर्टिकल 11 करता है। आर्टिकल अब उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसके बाद की चर्चा बाद में करेंगे और इसके आगे कुछ देख लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन से आर्टिकल में आता है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51 ए में आता है और पार्ट 4 ए में आता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज अब हमारे मौलिक कर्तव्य कौन-कौन से हैं? तो हमारे मौलिक कर्तव्य है कि जैसे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि सार्वजनिक आप देश में रह रहे हैं तो देश की संपत्ति का सुरक्षा करना तथा देश की सार्वजनिक हितों की रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य है तथा भारत की अखंडता तथा एकता संप्रभुता की रक्षा करना। उसके बाद आता है भारत की संघ कार्यकारिका, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब क्वेश्चन आता है कि ये पेट में भी पूछा गया था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव संघ कार्यकारिका में क्या-क्या आते हैं? तो संघ कार्यकारिका जो होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव उसमें 3 चीज़ आता है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद क्या आता है? राष्ट्रपति के बाद आता है उपराष्ट्रपति, जिसे कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है मिनिस्टर, मंत्रिमंडल आता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका में क्या-क्या होता है? संघ की कार्यपालिका में कौन-कौन होते हैं शामिल? संघ की कार्यकारिणी
यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन-कौन शामिल होते हैं, तो पहले आपके होगा राष्ट्रपति, फिर आएगा आपका उपराष्ट्रपति, फिर आएगा आपका मंत्रिमंडल। अगर मंत्रिमंडल ना हो तो प्रधानमंत्री भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब उसके बाद क्या है, आर्टिकल 24 क्या है, आर्टिकल 124 क्या है, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा गठन के बारे में दिया गया है। जो हमारा देश की सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तथा गठन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 124 में दिया गया है। अब आता है फंडामेंटल राइट, लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों लागू कर सकते हैं। अब देखिए कुछ जैसे आर्टिकल है, उसको हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। जैसे आपका हो गया आर्टिकल 1 से लेकर 10 तक, इसलिए मैंने आर्टिकल 11 बोलकर मैंने रोक दिया क्योंकि सेशन बहुत लंबा खिंच जाएगा फिर, इसलिए उसको रोका गया है। उसके और एक चीज़ बताएंगे कि आर्टिकल जो 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, उसमें 5 प्रकार के रिट जारी होता है। वह कौन-कौन से हैं उसके लिए अगले वीडियो में बताएँगे। और आगे क्या है, फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसको कौन ज लागू करता है, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों लागू कर सकता है। यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार किसके पास होता है। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसमें हाई कोर्ट स्थापित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो वह होता है अधिकार राष्ट्रपति के पास। अब क्या है आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 आपको बता चुके हैं कि आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का काम करता है। अब आर्टिकल 51 क्या है, आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट है, जैसे पेपर में आया है, यूपी पेट की पेपर में आया, मैंने सेशन लिया था तब भी गलत हो गया लोगों से। आर्टिकल 112 क्या है, आर्टिकल 112 होता है बजट। बजट से याद रखिए कि इस समय हमारे बजट मिनिस्ट्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी, जिसने क्या कहते हैं पेपरलेस 2022-21 में शायद पेपरलेस बजट जारी किया था निर्मला सीतारमण जी ने। तो ये भी याद रखिएगा। बजट हो गया आपका। वित्त मंत्री कौन से आर्टिकल में, अब अगर क्वेश्चन हो जाए फाइनेंस मिनिस्टर, बजट आता है 112 में। और अगर पूछा जाए वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी वर्तमान समय में है, वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो आपके वो आर्टिकल में आता है 100 वित्त मंत्री 280, फाइनेंस मिनिस्टर 200 आर्टिकल 280 में आता है। और जो क्या कहते हैं उसे, यूपीएससी कौन से आर्टिकल में आता है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आता है आर्टिकल 315। और क्या कहते हैं, जो अमेंडमेंट संविधान संशोधन करने की आर्टिकल है, वह आर्टिकल है आपका आर्टिकल 368 भाग 20। इससे संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि आर्टिकल 110 क्या है, आर्टिकल 110 है मनी बिल। आर्टिकल 110 क्या है, मनी बिल। अब मनी बिल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मनी बिल क्या है, मनी बिल जो है वो पर्टिकुलर धन विधेयक को कौन लागू करता है, धन विधेयक को लागू करता है लोकसभा की स्पीकर। देखिए एक बात होती है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितनी देर तक रोक सकती है। देखिए धन विधेयक को पारित करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास होता है, राज्यसभा के पास नहीं होता है। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। इसके बाद अगर राज्यसभा चाहे इसको पारित करे या ना पारित करे, 14 दिन के बाद ये अपने आप पारित हो जाता है। तो इसके याद रखिएगा, राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं होता है पर्टिकुलर धन विधेयक को मतलब पारित करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा के पास होता है। अब कहता है कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक का सबसे बड़ा अधिकार लोकसभा के पास होता है। अब आता है कि आर्टिकल 108 क्या है, आर्टिकल 108 क्या है, तो ये है ज्वाइंट सिटिंग। आर्टिकल 108 है ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग मतलब क्या होता है, विपत्ति। जैसे ज्वाइंट सिटिंग से समझ लीजिए जैसे राज्यसभा और लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा, ये हो लोकसभा। अब इन दोनों में किसी मुद्दा, कुछ भी मान लीजिए जैसे हो गया मनी बिल हो या किसी भी पर्टिकुलर चीज पर इन दोनों पे बहस हो रही है। अब मतलब ये भी पारित नहीं कर रहा है, ये भी पारित नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति लेके आता है ज्वाइंट सिटिंग वही होता है, सुल्ताने का काम ज्वाइंट सिटिंग का होता है। ज्वाइंट सिटिंग
कौन बुलाता है? जॉइंट सीटिंग राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति जॉइंट सीटिंग को बैठाता है। राष्ट्रपति मनी बिल को छोड़कर बाकी किसी भी चीज़ पे जॉइंट सीटिंग बैठा सकता है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है कि लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा कोई भंग नहीं होता है, लेकिन लोकसभा एक टेम्परेरी हाउस है। इसे यह राष्ट्रपति बुलाता है। देखिए, लोकसभा को भंग भी राष्ट्रपति करता है, समाप्त भी राष्ट्रपति करता है और शुरू भी राष्ट्रपति करता है। इसलिए लोकसभा एक टेम्परेरी बॉडी है, राज्यसभा एक स्थायी, जिसे कह सकते हैं परमानेंट हाउस है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और लोकसभा के तो है ही है। इस समय वर्तमान समय में कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? कौन है? तो ओम बिरला जी हो जाएंगे वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष। और आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आज वैसे बहुत लंबा हो गया है, तो पॉलिटी का सेशन आज यहीं तक रखते हैं। बाकी देखते हैं एक अन्य वीडियो के साथ। आर्टिकल आपको थोड़ा और बता दें, आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 जो है वो राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 2 क्या है? नए राज्य की स्थापना। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 है किसी राज्य को नाम में चेंज परिवर्तन करना। आर्टिकल 4 क्या कहता है? जब 2 और 3 में जो किया गया है उसी की सुधार आर्टिकल 4 में दिया गया है। आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 है सिटीजन। आर्टिकल 5 है सिटीजन। सिटीजन मतलब नागरिकता, नागरिकता है। आर्टिकल 5 में नागरिकता। आर्टिकल 6 में जो है, आर्टिकल 6 में है जो लोग देश आज़ाद होने से पहले जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए थे और फिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौट के आए थे, उन लोगों को नागरिकता देने का अधिकार आर्टिकल 6 में है। साथ में क्या है कि जो लोग एक बार हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, फिर वो पाकिस्तान में भूखमरी की हालत देखे फिर भारत आए, तो इन लोगों की नागरिकता देने का अधिकार ये है। और आर्टिकल 7 हो गया ये। आर्टिकल 8 में जो है, आर्टिकल 8 देता है कि जो लोग मतलब जब देश आज़ाद हो रहा था तब वो ना भारत में थे और ना ही पाकिस्तान में, तो किसी व्यापार के माध्यम से किसी अन्य देश में थे, तो उनको सिटीजन नागरिकता देने का अधिकार आर्टिकल 8 करता है। अब बाकी चीज़ें देखेंगे कल। अब पीछे 9, 10 तो सब बता दिया गया है। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टारगेट स्टडी एग्जाम 100। पॉलिटी अगर रटना है तो मत आइए, पॉलिटी अगर सीखना है तो आइए। टारगेट स्टडी एग्जाम में आपको माइंड में घुसेड़ दिया जाएगा, जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में पॉलिटी घुस जाएगा बिल्कुल। और मैथ की क्लासें भी कुछ दिन से शुरू होगी, अभी कुछ दिनों बाद। आपने देखा यूपी पैट में मैंने कैसे ट्रिक वाइज सॉल्व किया था, तो उस ट्रिक वाइज लाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो मैथ का सेशन कुछ दिन से शुरू हो जाएगा, तब तक देखते रहिए पॉलिटी का सेशन। तब तक लेके मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।